नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक जो पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा डिजास्टर बनके सामने आया है। ये स्टॉक पिछले कुछ सालों में 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। इस स्टॉक की क्या कहानी रही है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी ज्यादा लो वैल्यूएशंस कमांड कर रही है, और काफी सारे कमेंट्स में भी इसकी डिमांड थी। आज हम बात करने वाले हैं विकास लाइफकेयर लिमिटेड। इस पूरे डिस्कशन को मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा। पहला पार्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से इस कंपनी की वैल्यूएशंस इतनी नीचे आई, क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने इस कंपनी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनके सामने आया। दूसरा पार्ट कि मैंने अपने इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज किया, मैंने कहां पे इसमें एंट्री ली थी और अब मैं उसके अंदर क्या करने वाला हूं, वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे फ्री केस स्टडी सेक्शन में हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ध्यान रखिएगा, ये फ्री केस स्टडीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इसको ज्वाइन करने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने, ना ही वो वीडियोस देखने के लिए कोई भी पैसे देने, बट वहां पे हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला सवाल आता है कि आज का वीडियो ये नहीं है कि स्टॉक चीप क्यों है, बल्कि आज का वीडियो है कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है। ये किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इस वीडियो को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस का आधार बनाएंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई भी स्टॉक चीप क्यों है या कब बाउंस करेगा, ये सब बेकार के सवाल हैं। आज का वीडियो एक ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में बात करता है। 2020 से अगस्त 2025 के बीच में विकास लाइफकेयर में मार्केट के ट्रस्ट साइकिल क्यों वीक हो गई, और इन सालों में ऐसा क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से लॉन्ग ड्रॉडाउन्स और पुअर सेंटीमेंट्स एक्सप्लेन हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स को एक क्लोजर मिल सकता है। इस एनालिसिस को क्लीन रखने के लिए हम फोकस करेंगे बिजनेस क्वालिटी पे, कैश फ्लोज पे, डाइल्यूशन पे, गवर्नेंस सिग्नल्स पे, यानी वो चीजें जिन्हें मार्केट आमतौर पर स्मॉल कैप स्टॉक्स में पनिश करती है। सबसे पहले बात करते हैं 2020 की, जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। विकास लाइफकेयर एक ऐसी कंपनी थी जिसे मार्केट पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता था। अगर आप 2020 में वापस जाकर देखें तो विकास लाइफकेयर, जिसका पहले नाम विकास मल्टीकॉर्प था, उसे मार्केट ने एक हाई क्वालिटी कंपाउंडिंग स्टोरी के तौर पर कभी भी नहीं देखा। ये ज्यादा एक ट्रेडिंग या पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड बिजनेस जैसा माना जाता था, जहां स्टेबिलिटी और मार्जिन ज्यादा मैटर करते हैं, ना कि सिर्फ नैरेटिव्स। लेकिन उस समय का सबसे बड़ा स्टार्टिंग रेड फ्लैग जो बाद के सालों में हमें देखने के लिए मिला और बाद में प्ले आउट करा, वो था ओनरशिप स्ट्रक्चर का शार्पली शिफ्ट होना। स्क्रीनर की शेयर होल्डिंग के डेटा के मुताबिक प्रमोटर शेयर होल्डिंग मार्च 2020 में 55.27% थी, जो कि मार्च 21 में गिरकर 20.07% हो गई थी। माइक्रो और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऐसी शार्प फॉल अक्सर एक परमानेंट ओवरहैंग बन जाती है। अगर प्रमोटर्स ने खुद इतना रिड्यूस किया है तो पब्लिक मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों दे रही है? ये कोई लीगल या फाइनल कंक्लूजन नहीं है, ये बस एक मार्केट साइकोलॉजी का टिपिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि डिस्कशन का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मैंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज किया, तो उसे फ्री केस स्टडीज में वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 2021 में कंपनी का नाम बदला और कैपिटल स्ट्रक्चर का एक्सपेंशन शुरू हुआ। अप्रैल 2021 में कंपनी का नाम विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड से बदलकर विकास लाइफकेयर लिमिटेड कर दिया गया। अब इसका क्या इंपैक्ट इन्वेस्टर्स पे होना था, या इन्वेस्टर्स को एक ऐसा सिग्नल देना था कि भैया अब यहाँ पे सारी बातें चेंज हो रही हैं, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल नाम नहीं था। असल सिग्नल था इक्विटी डाइल्यूशन, शेयर बेस एक्सपेंशन, जो इस पीरियड से एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। स्क्रीनर की बैलेंस शीट स्नैपशॉट के अनुसार इक्विटी कैपिटल 66 करोड़, जो कि मार्च 2021 में था, मार्च 2022 तक बढ़कर 110 करोड़ हो गया था, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। यानी शेयर्स का बेस काफी बड़ा हो गया था। जब शेयर काउंट बिजनेस क्वालिटी से ज्यादा तेज ग्रोथ करता है तो स्टॉक प्राइस स्ट्रगल करता है, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। पर शेयर वैल्यूएशन रेवेन्यू ग्रो होने के बावजूद स्केल नहीं कर पाता। इसी फेज के दौरान प्रमोटर होल्डिंग भी और नीचे जाती रही। बाद में 11 से 15% की रेंज के आसपास वो शेयर होल्डिंग आ गई थी। 2022 में रेवेन्यू जंप रहा, लेकिन प्रॉफिट क्वालिटी एक इशू बन गया था। पेपर पर देखें तो सेल्स अब काफी अच्छी तरीके से स्केल हुई थी। FY22 में कंसोलिडेटेड सेल्स 301 करोड़ रुपए की थी, जो कि FY21 में 75 करोड़ की थी। ये डेटा स्क्रीनर पे चेक कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी जब रेवेन्यू स्केल अप हो रहे हैं? मार्केट सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ को अवॉइड नहीं करती है। मार्जिन्स थिन या अनस्टेबल हो और कैश फ्लोज प्रॉफिट्स को सपोर्ट ना करें। स्क्रीनर के डेटा के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्विंग करती रही। FY21 में नेट प्रॉफिट्स -4 करोड़ थे, FY22 में नेट प्रॉफिट्स 29 करोड़ थे, 23 में नेट प्रॉफिट्स -16 करोड़ थे, और 24 में +13 करोड़, 25 में अगेन घट के -11 करोड़ आ गए। अगर आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसके अंदर वेव्स ही वेव्स हैं और कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, ना ही ऊपर की तरफ, ना नीचे की तरफ, ना ही एक लेवल पे ये फ्लैट स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। इस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट को, कंपनी को प्रेडिक्टेबल कंपाउंडिंग बिजनेस की बजाय एक ट्रेडिंग साइकिल डिपेंडेंट बिजनेस मानने में ट्रेनिंग देती है। और कैश फ्लो पिक्चर आगे चल के और भी वीक होती चली गई।
2023 में डाइल्यूशन ओवरहैंग एक डोमिनेंट स्टोरी बनके सामने आया। स्टॉक प्राइस पर प्रेशर डालने वाला ये सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। फ्यूचर डाइल्यूशन का फियर भी यहाँ पे क्रिएट हुआ कि अगर इतनी तेजी से इक्विटी डाइल्यूशन होगा तो आगे चल के इसका क्या फ्यूचर रहेगा। क्योंकि ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक शुरू से रहा है, इसलिए 2020 हो, 21, 22, 23, 24 हमेशा इसको एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की नजर से ही देखे जाना चाहिए था। सितंबर 2023 को कंपनी ने अर्लियर डिसीजन को सुपरसीड करके 242.5 मिलियन फ्रेश वारंट्स इशू करने का अप्रूवल दिया। प्रेफरेंशियल बेसिस पर 4 रुपीज पर वारंट प्राइस तय की गई। चाहे वारंट से कैपिटल आए, मार्केट अक्सर नेगेटिव रिएक्ट करती है क्योंकि बार बार इक्विटी फंडिंग पर डिपेंडेंस दिखाता है कि फ्यूचर में शेयर सप्लाई बढ़ने का रिस्क हमेशा रहेगा और बिजनेस स्टेबल नहीं है, एनफ कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है। प्राइस मूव्स पर एक साइकोलॉजिकल अपर कैप बन जाता है। डेटा सेट्स को देखा जाए जैसे कि मार्च 2024 में, तो उसमें भी वारंट्स और आउटस्टैंडिंग का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसलिए 2023 तक स्टॉक सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्रेडिबिलिटी पर भी जज होने लगा। 2024 में क्लियर कट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस सिग्नल्स हमें देखने के लिए मिले। स्मॉल कैप्स में छोटी कंप्लायंस भी इश्यूज बन जाती हैं और सेंटिमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली हिट करती हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद कुछ और अंदर छुपा हुआ है। 2025 की एजीएम से जुड़ी एक कंप्लायंस डिस्क्लोजर में यह बताया गया कि सेबी का एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर 2 अप्रैल 2024 को इशू किया गया। एनुअल रिपोर्ट डीले पर बीएसई और एनएसई से 14,000 के फाइन लगाए गए। क्लियर करना जरूरी है कि वार्निंग या फाइन का मतलब ऑटोमेटिकली फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन मार्केट इंपैक्ट जरूर होता है। गवर्नेंस रिस्क का परसेप्शन बढ़ जाता है, स्टॉक भी हाई रिस्क बकेट में चला जाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस फंडामेंटल्स भी क्लीन कंपाउंडिंग क्वालिटी नहीं दिखा रहे थे। ऑपरेटिंग मार्जिन थिन और अनस्टेबल ही रहे। क्वार्टरली स्विंग्स काफी साफ साफ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। अब 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक पेनल्टी प्लस वीक कैश फ्लोज प्लस फंडिंग डिपेंडेंस की वजह से यहां पे काफी प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले इसमें आता है सेबी का एडजुडिकेशन पेनल्टी, जो कि डिस्क्लोजर रिलेटेड था। कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि 6 फरवरी 2025 को सेबी ने एडजुडिकेशन ऑर्डर जारी किया जिसमें 2 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई। उसमें एलिजिड डिस्क्लोजर वायलेशंस थी जो कि सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 32 के तहत आती हैं। ये 2 लाख का अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली गवर्नेंस डिस्काउंट को और मजबूत कर देता है। इसी दौरान कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस डीपली नेगेटिव हो गए। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल इशू बनकर सामने आया है। स्कीनर जैसी कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज FY23 में -112 करोड़ थे, FY24 में -42 करोड़ थे और FY25 में तो -222 करोड़ थे। कोई भी बिजनेस हाई ट्रस्ट कंपाउंडर नहीं बन सकता अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लगातार नेगेटिव रहे, क्योंकि इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस में है, लो क्वालिटी अर्निंग्स है और एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंडेंस है। भाई आप जो धंधा करते हैं उससे आप एनफ कैश ही नहीं जनरेट कर पा रहे, प्रॉफिट लॉस की बात तो बाद में आएगी। बोरिंग्स भी इस समय काफी तेजी से कंपनी के अंदर बढ़ी और बोरिंग्स जो FY24 तक 34 करोड़ थी वो FY25 में बढ़ के 77 करोड़ हो गई। अगेन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये बोरिंग्स अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज डबल से ज्यादा हो गई। नेगेटिव कैश फ्लो प्लस राइजिंग डेट, इसका मतलब मार्केट के लिए होता है लिक्विडिटी रिस्क, डाइल्यूशन रिस्क जो कि फिर से सामने आके खड़ा हो गया, और एग्जीक्यूशन रिस्क कि आने वाले प्लान्स को कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करेगी अगर कंपनी इनफ कैश ही जनरेट नहीं कर पा रही है। इन सारी बातों का असर स्टॉक प्राइस पे देखने के लिए मिला और उसका सीधा सा मतलब था कि इतने सालों बाद भी मार्केट कंपनी को सस्टेनेबल री रेट करने के लिए तैयार नहीं था। सवाल आता है कि क्या बदला जो कि एक डाउनफॉल की तरफ कंपनी के स्टॉक को ले गया। अगर 2020 से लेकर 2025 तक की पूरी स्टोरी को कंप्रेस करें तो कुछ की ट्रिगर्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले प्रमोटर कॉन्फिडेंस सिग्नल वीक हो गया। प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2020 में जो कि 55% थी वो मार्च 21 में ही गिर के 20% के आसपास हो गई और बाद में और भी लो हो गई। डाइल्यूशन एक रिकरिंग ओवरहैंग बन गया। इक्विटी कैपिटल 66 करोड़ से बढ़ के 186 करोड़ तक एक्सपैंड हो गई। 2023 के वारंट प्लान ने फियर्स को और बढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट रहा प्रॉफिट स्टेबल नहीं रहे। FY21 से FY25 के बीच प्रॉफिट्स और लॉसेस बार बार स्विंग होते रहे। फोर्थ फैक्टर था कैश फ्लोज ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लगातार नेगेटिव रहे और FY25 में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। नेक्स्ट फैक्टर था गवर्नेंस और कंप्लायंस नॉइज बढ़ता चला गया। वार्निंग्स, फाइन्स, पेनल्टीज। एक छोटा साइज की कंपनी है लेकिन मार्केट ने रिस्क प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ा दिया।
यहाँ पे इन्वेस्टर टेकअवेज क्या है, अगर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोई भी कोशिश ना करें, अगर कोई पूछे व्हाट इज रॉन्ग विद विकास लाइफ केयर, अगर हम 2020 से लेकर अगस्त 2025 के बीच के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसको बेस बनाएं, तो एक सीधा सा आंसर इस क्वेश्चन का निकल कर आता है कि मार्केट ने पर शेयर स्टोरी पर भरोसा खो दिया। सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रॉफिट्स अनस्टेबल थे, ऑपरेटिंग कैश जनरेशन वीक थी, फंडिंग डिपेंडेंस और डाइल्यूशन रिस्क बढ़ता चला गया, प्रमोटर होल्डिंग परसेप्शन वीक रही, कंप्लायंस हेडलाइंस ने रिस्क प्रीमियम बढ़ा दिया, और इस कॉम्बिनेशन के साथ री रेटिंग आमतौर पर मुश्किल होती है, भले ही कंपनी ग्रोथ प्लान्स को कितना भी अनाउंस करती रहे। सवाल आता है कि क्या यहां पे इंप्रूव होने की जरूरत है। अगर कोई एनालिस्ट इस नजरिए से कंपनी को ट्रैक कर रहा है तो मार्केट आमतौर पर ये चेकलिस्ट चेक करती है। नंबर 1, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का कंसिस्टेंटली पॉजिटिव होना, 1-2 क्वार्टर्स तक नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली उनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। नंबर 2, डाइल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स पर कम डिपेंडेंस, जैसे कि वॉरेंट्स या लार्ज इक्विटी इशुएंसेस, इन पे डिपेंडेंस जितनी कम रहेगी नए फंड्स के लिए उतना अच्छा रहेगा। नंबर 3, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस साइकिल्स, ये वोलेटिलिटी को कम करती है। स्टॉक प्राइस की बात अलग है बट बिजनेस वोलेटिलिटी को ये कम कर देती है। नंबर 4, क्लीनर गवर्नेंस सिग्नल्स, कम वार्निंग्स, कम फाइन्स, टाइमली कंप्लायंस, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो एक लिमिटेड कंपनी है, अगर आप एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं तो भी आप सरकारी नियम और कायदे कानून का तो ध्यान रखेंगे ही। 5वां पॉइंट आता है स्ट्रॉन्गर प्रमोटर अलाइनमेंट परसेप्शन, सिर्फ होल्डिंग नहीं बल्कि एक्शंस और कंसिस्टेंसी से ही आप अपना कैरेक्टर शो कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स के दिल में जगह बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जहां मार्केट कॉन्फिडेंस लूज हुआ, आप कितने भी अनाउंसमेंट्स करते रहे, इन्वेस्टर्स यही कहेंगे कि यार ये अनाउंसमेंट तो ये हर साल करते हैं, हर क्वार्टर में करते हैं, इनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। ऐसा ही कुछ विकास लाइफ केयर के साथ भी हुआ। तो इस पार्ट को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं डिस्कशन के, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप नेक्स्ट पार्ट सुनना चाहते हैं जिसमें मैंने विकास लाइफ केयर में अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज किया और वो सारी डिटेल आप देखना चाहते हैं, तो फ्री केस स्टडीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।